तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग अपना एक लाइफ टाइम ड्रीम डाओ में मू बिंगमे के साथ बिताता है और जो भी इसके कार्मिक टेंशन्स थे, जो भी चीजें थी कर्मा, उसे ये रिजॉल्व कर लेता है। अब आगे तो जागने के बाद मू बिंगमे यहाँ से चली जाती, मतलब प्लेनेट सुजाकू को छोड़ के चली जाती, लेकिन अकेले नहीं जाती। एक बंदा था जो इसके साथ में था, जिसने सफेद कपड़े पहने थे, जिसके बाल सफेद थे, दिखने में नॉर्मल था, लेकिन जो उसका टेम्परामेंट था ना वो खतरनाक था। लेकिन अगर कोई देखे उसे तो बहुत कंफर्टेबल फील करेगा और मू बिंगमे को साथ में पकड़ के, मतलब बाहों में बाहें डाल के, बोलो जो भी बोलो, यहाँ से दूर चला जाता है। कहाँ जाता है पता नहीं। हालांकि मू बिंगमे बीच में पूछती है कि तुम अवतार हो या ओरिजिनल बॉडी। बदले में जवाब मिलता है कि मैं वांगलिंग हूँ और तुम्हारे साथ रहूंगा। और मू बिंगमे भी स्माइल करती, जो बहुत सुंदर थी। और यहाँ पर जो बैठा वो वांगलिंग था गुफा में, वो इन्हें देख रहा था। अवतार था या ओरिजिनल बॉडी ये बस वांगलिंग जानता था, और उसके अलावा मैं जानता हूँ कि इवन ऑथर भी नहीं जानता है, तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली देखो यार, मैंने जितना पढ़ा है और जितना समझा है उस हिसाब से ये वांगलिंग का तो अवतार ही था। लेकिन कौन सा अवतार था? 5 एलिमेंटल। जो टेम्परामेंट वाली बात है ना यार, वो उसी के अंदर थी। बाकी तो आपको पता ही है और कोई बताएगा भी नहीं। अब इसके बाद 13 भी चला जाता है, क्योंकि वांगलिंग कहता है यार अब तुम बड़े हो गए और तुम्हें अपने रास्ते देखने हैं। और अब यहाँ पर कोई था नहीं। वांगलिंग जगह पर जाता है जहाँ ली मुआन से मिला था, और समय इस दौरान वहां पर बिताता है। सालों साल बीतते जाते हैं और ली मुआन तो थी इसके साथ में, और वांगलिंग यहाँ पर 70 साल रहता है, मानो हर चीज भूल चुका था। और जिथर म्यूजिक, बस ये दो चीजें इसे समझ में आती। तो केव वर्ल्ड में आए हुए वांगलिंग को 200 साल हो चुके थे। अब इससे मिलने आते गंजा आदमी, और ये वही आदमी था जो वांगलिंग से पहले भी मिला था। सी ऑफ फ्लावर्स को देखता है और उस बंदे को देखता है जो समुद्र किनारे बैठा हुआ था, जो कि अपना वांगलिंग था और वाइन पी रहा था। अब वांगलिंग भी इस बाल्टी को देखता है और स्माइल करता है कि तुम आ ही गए फाइनली। बाल्टी भी अपना वाइन पीता है और वांगलिंग में इनकी मतलब अलग ही बात होती है। बाल्टी बोलता है कि मैं भूला नहीं, मतलब इसलिए तुमसे मिलने है, जो भी मतलब। वांगलिंग इसको शॉर्टकट में ऐसा आता है क्योंकि मैं भूलना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं भूला, तुम्हारा नहीं पता मुझे। बाल्टी कहता है कि तुम खुद को प्रताड़ित कर रहे हो, मतलब उस चीज को याद करके। वांगलिंग फिर से वाइन पीता है, अब कुछ नहीं कहता है। बाल्टी प्यार से बोलता है देखो भूल जाओ उसे, तुम सफल नहीं हो सकते, और ऐसा चलता रहा तो तुम थक जाओगे और ली मुआन भी थक जाएगी। वांगलिंग बदले में कहता है मैं तुम्हें मोजी बुलाऊं या किसी और नाम से, क्योंकि यही बाल्ड मैन है ना मोजी, जिसने कहा था हार्ट स्टेड ऑलरेडी फॉरगॉटन। बारिश वाले दिन जब वांगलिंग एक टेम्पल के नीचे शरण लिया था, बाल्टी कहता है मोजी यही मेरा नाम ही है पहले से। और मोजी बोलता है कि वांगलिंग तुमने अब हर एक चीज तो गैस कर ही लिया होगा, अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। बट वांगलिंग इसे मना कर देता है कि मुझे सोचने दो। वांगलिंग बोलता है यार वाइन के मजे लो। और फिलहाल ऐसा रात बीतता है और अगले दिन मोजी चला जाता है। जाते जाते कहता है उम्मीद है तुम सफल हो जाओगे, लेकिन फिर भी बोलता है टीचर ने एक चीज कहा था कि तुमसे पूछ लूं, तुम डिफाइंग अर्थ रियल्म का जो बाउंड्री कंपास उसे कब लौटाओगे। और फिर ये गायब हो जाता है। वांगलिंग बहुत सारी चीजें समझ चुका था। इससे पता था कि इसका जन्म सुजाकू पर ही हुआ था। एक बढ़ई का बेटा था जो लकड़ी का काम करता। इसने अपना रास्ता खुद बनाया था। कल्टीवेशन जिस लेवल पे है ये खुद से अचीव किया था। ली मुआन को जिंदा करना दोबारा, ये इसका डिसीजन था। इसी ने इसे इन्फ्लुएंस नहीं किया था, मतलब किसी के वजह से ऐसा ये नहीं कर रहा था, ये इसका अपना चॉइस था। मतलब वांगलिंग कंफ्यूज नहीं था। लेकिन कंफ्यूज कौन कौन से लोग थे मैं बताता हूँ। मोजी था, रेड बटरफ्लाई थी, मोजी का टीचर और ऑलसीर भी। क्योंकि ये लोग सोचते थे जो दुनिया है केव वर्ल्ड सेलेस्टियल रियल में, ये ड्रीम डाउ से बना है, रियल नहीं है। लेकिन ये रियल था, इसलिए वांगलिंग अब स्माइल कर रहा था। वांगलिंग बोलता है ऑलसीर तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। और वांगलिंग आसमान की तरफ देखता है, यहाँ से बैठे बैठे दूर तक देख सकता था। सेलेस्टियल रियल्म को पार कर जाता है, अलग डार्कनेस में पहुंच जाता है, जहाँ पर एक बंदा ये देखता है ब्लैक ड्रेस में, जिसके बाल काले, डॉटर और डिस्ट्रक्शन की और उतनी दूर से उसके अंदर से आ रही थी। वो बंदा जा कहाँ रहा था? इमोर्टल कॉन्टिनेंट की तरफ। और वांगलिंग बोलता है ऑलसीर तुम बोल रहे थे कि तुम मुझे गॉड रियल में बताओगे ट्रुथ, बल्कि उल्टा है, मैं तुम्हें ट्रुथ बताऊंगा। ट्रुथ क्या है? अब वांगलिंग जो जी क्योंग का स्कल था उसे निकालता, उस पर एक लाइन सा प्रकट होता है, फिर गायब हो जाता है। बोलता है सभी गलत है, ली मुआन यहाँ पर सो रही थी। जैसे वांगलिंग ऐसा देखते रहता है और बोलता है ली मुआन को, मतलब वानेर, मैंने तुम्हें जगाने के लिए जो सही रास्ता है वो ढूंढ लिया, और एंशिएंट शी टेम्पल में ही मैंने उसकी शुरुआत भी कर दी थी। क्योंकि जो मेथड था काफी क्रेजी था, तो वांगलिंग की आंखों में एक मैडनेस देखा जा सकता था। वांगलिंग यहीं पर रहता है और समय निकलता है, और ऐसा कई साल बीतते हैं ना, तो बीच बीच में 13 वापस आता है। कुछ महीने रहता है वांगलिंग के साथ, फिर चला जाता था अपनी कल्टीवेशन। उधर जू लिगो और लियू जिन भाई वो जोंग बिग रेड को ढूंढ लेते, तीनों साथ मिलके काम करते, मजे मारते के वर्ल्ड में। और इमोर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट इनके लिए जाना बहुत आसान था, क्योंकि ये पैदा वहीं पर हुए थे इनकार्नेशन में। और वांगलिंग के पावर के थ्रू ये गेट को पार कर लेते थे। इन्हें कोई हाथ लगाने वाला भी नहीं था, क्योंकि वांगलिंग की ऑरा इन पर थी। तो अब ये इमोर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर अपना लेजेंडरी एक्सपीरियंस ले रहे थे, अपना अलग रास्ता बना रहे थे, बेसिकली ठग ही रहे थे लोगों को, और क्या ही कर सकते थे। और साथ में इनके सी ड्रैगन था, तो वो उसका अलग ही पावर था, बस मजे थे इनके। तो इनको गए हुए दोबारा से, मतलब ये वापस आए थे वांगलिंग से मिलने, उसकी ऑरा लेकर गए थे ताकि इन्हें कोई डरा ना पाए। उसको भी 60 साल बीत जाते। अब वांगलिंग का भी जाने का समय हो चुका, गॉड रियल्म के खुलने का समय हो रहा था, और ये उस तरफ पड़ जाता है, क्योंकि गॉड रियल्म खुलने में अब बस 3-4 महीने ही बचे थे। तो वांगलिंग यहाँ से जाता है और हमें ऑल हेवन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक वुमेन थी पर्पल ड्रेस में। अचानक से इसके आसपास एक ऑरा फील होता है इसे, मतलब हवा का झोंका जैसा, और इसे फील होता है कि यार कोई तो था, बट इसे समझ में नहीं आता। इसका नाम था जी फेंग। लेकिन जैसे वो ऑरा फील होती है, इसके पास में जेड प्रकट होता है जिसमें वांगलिंग की ऑरा थी। वांगलिंग उसे पहचान जाती और उसके चेहरे पर एक अलग स्माइल था।
फिर वांगलिंग बढ़ता है आउटर रियल्म की तरफ, जहाँ पर बहुत सारे पत्थर दिख रहे थे, जिसके सेंटर में एक ओल्ड मैन बैठे थे, अभी भी कल्टीवेट कर रहे थे, क्योंकि इनकी बॉडी जो थी वो पत्थर की हो रही थी बहुत समय पहले से। निकालने के लिए ये टेक्निक यूज करते थे, तो इनके आसपास में पत्थर ऐसे बहुत सारे बनते जाते थे। ये वही थे ना जिन्होंने विंड सेलेस्टियल रियल में वांगलिंग का एक बार मदद किया था, और इनके हिसाब से इनको बस अब 300 साल लगेंगे पूरा रिकवर करने में, बट तभी एक ऑरा फील करते। और देखो इनकी पहचान ये थी कि ये केव वर्ल्ड के नहीं थे, ये मोर्टल कॉन्टिनेंट के थे, 7 डाउ सेक्ट के थे, और 7 कलर्ड सेलेस्टियल सॉवरेन के डिसाइपल थे। और इन्हें समझ में आता जो ऑरा फैलती है कि ऑरा जब तक चाहेगी नहीं तब तक उसे ये फील नहीं कर सकते। इनके आसपास एक पिल दिखाई देता है रेड कलर के, इनके अंदर में जो रॉक वाला फोर्स था उसे इजीली रिजॉल्व कर सकता था। और इन्हें समझ में आता है कि ये बंदा कोई और नहीं, ये वांगलिंग था। अब वांगलिंग आगे बढ़ता आउटर रियल में, बच्चे को फील करता है जो कि टाउसेन या टूसी जो भी बोल, वहां पर स्पिरिचुअल ऑरा कम थी, तो वांगलिंग वहां पर एक जेड छोड़ के जाता है जिसके अंदर से ऑरा भी मिल रही थी टाउसन को। वो बाद में वांगलिंग को ऐसा ढूंढ भी सकता था, बट फिलहाल टाउसन ऐसा जागना नहीं चाहता था क्योंकि वो कल्टिवेशन में था। और वांगलिंग कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगा के जाता कि केव वर्ल्ड में ऐसा कुछ न हो जैसा अभी स्कारलेट सोल ने कांड कर दिया था। और बाहर निकलता है जब जो 7 डाउ सेक्ट था उसे भी अच्छे से बना देता है, जो इमोर्टल कॉन्टिनेंट पर था वहां पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। अब इधर इसकी मुलाकात किंग शुई से होती, फिर मास्टर होंगशान से होती, जो भी लोग थे, क्योंकि वांगलिंग जब अपनी ऑरा यूज करते सभी फील कर सकते थे, चाहे किंगलिंग हो, जाउरू हो, रेड बटरफ्लाई हो, जावी हो। हालांकि बहुत सारे ने अपनी मेमोरीज नहीं जगाई है, पर वो इनके डीप मेमोरीज में था ही कहीं ना कहीं, आज नहीं तो कल वापस तो आएगा ही। और वांगलिंग अब सोचता है यार जीडू क्या कर रहा होगा, मैडमैन क्या कर रहा होगा, क्योंकि 300 साल से ये लगभग केव वर्ल्ड में था। फिर इसे ली कियानमे की भी याद आ रही थी कि वो है कहाँ पर और क्यों मतलब ऐसा कर रही है। फिर ये इमोर्टल कॉन्टिनेंट के एंशिएंट क्लैन की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि इसने गुडाओ को प्रॉमिस किया था कि ये मेमोरियल गॉड रियल्म के थ्रू आगे जाएगा। और फाइनली सी बेसिन जहां पर था समुद्र बीच में, वहां पर ये पहुंच जाता है, और जल्द ही ये एंशिएंट क्लैन में एंटर कर चुका था और गॉड रियल्म खुलने का वेट करता है। इधर सेलेस्टियल क्लैन एंशिएंट क्लैन वाले पूरी तैयारी कर रहे थे गॉड रियल्म में जो इन्हें भी जाना था, क्योंकि इन्हें पता था, मतलब खास करके जो सेलेस्टियल क्लैन के ग्रैंड इंपीरियंस थे उन्हें पता चल चुका कि गुडाओ इनके टेरिटरी में नहीं आ सकते, क्योंकि वो बैटल देखने के बाद इतना तो समझ ही गए थे। तो अब इनके क्लैन से या उनके क्लैन जो भी नया ग्रैंड इंपीरियन बनेगा उस तरफ का वजन भारी हो जाएगा, तो तैयारी इनकी पूरी थी। अब वांगलिंग देख रहा था समुद्र का हिस्से को, जहां पर वो दरवाजा था जिसके आसपास बहुत सारे मतलब टोटल 9 पिलर्स थे। वांगलिंग सोचता है यार गॉड रियल्म कैसा होगा, ऐसा रहा होगा अगर मैंने वो अपना प्लान एंशिएंट सी टेम्पल में एक्टिवेट नहीं किया होता। धीरे धीरे समय निकलता और 1 महीने बस बचे थे। एंशिएंट क्लैन से 3 जो ग्रैंड इंपीरियंस थे वो इधर पड़ चुके थे, सोंगटियान, जुआन लुओ और मिस्टीरियस ग्रैंड इंपीरियन एंशिएंट जी वाले। और सोंगटियान वांगलिंग को ग्रीट करते, जी इंपीरियन भी वांगलिंग को ग्रीट करते। इन्हें इतना तो समझ में आ ही चुका था, स्ट्रॉन्गेस्ट अब गुडाओ नहीं है बल्कि वांगलिंग। जुआन लुओ पहले से काफी बूढ़े दिख रहे थे क्योंकि इनका रेनकार्नेशन काफी करीब था। ऐसे ही वांगलिंग को ग्रीट करने वाले थे, वांगलिंग तुरंत इन्हें ग्रीट कर कि टीचर मैं आपको ग्रीट करता हूँ, मतलब इन्हें झुकने नहीं देता है। जब सोंगटियान और एंशिएंट जी इंपीरियन देखते तो वो शॉक्ड थे, क्योंकि यार देखो बहुत सारे टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट टीचर को सरपास कर जाते हैं तो वो हवा में उड़ने लगता है, क्योंकि भाई कीमत या इज्जत ज्यादा पावरफुल लोगों की होती है। लेकिन वांगलिंग अभी भी जुआन लुओ को वही रेस्पेक्ट दे रहा था, तो नेचुरली अब इन्हें समझ में आ जाता और ये लोग भी जुआन लुओ को ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। और जब वांगलिंग ग्रीट करता है जुआन लुओ को, तो जुआन लुओ भी हल्का सा बस स्माइल करते, शायद कुछ कहना चाहते थे बट कह नहीं पाते। धीरे धीरे 15 दिन और निकल जाते। अब जो गॉड रियल्म का आसपास का एरिया समुद्र का, उसमें हलचल होने लगती, बिजलियां कड़कना शुरू हो जाती। एक अलग प्रेशर था जिसे नॉर्मल लोग तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब अगर आप ट्रेजर प्रोटेक्शन के साथ भी आओ तो भी काम नहीं करेगा। अभी जो 9 पिलर्स वाले थे के आसपास वो भी थोड़ा लूज होने लगता और गेट ऐसा लग रहा था खुल रहा है, मतलब गेट के अंदर में एक पावर था जो ऐसा ढकेल रहा था गेट को कि खुल जा भाई खुल जा। और जुआन लुओ फेल करते यार कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि लास्ट टाइम जब गॉड रियल्म खुला था तो इतना प्रेशर 1 हफ्ते पहले हुआ था, बट इस बार तो 15 दिन बाकी है। तो जुआन लुओ चिंतित थे कि जो 27 स्टार वाले बंदे भी हैं इनके क्लैन, शायद वो इस पावर को रजिस्ट ना कर पाए, मतलब जो गोल्डन एक्साल्ट लेवल के लोग होते हैं। अब वांगलिंग ज्यादा ध्यान नहीं देते, दिख रहा था एंशिएंट क्लैन के लोग इधर पढ़ रहे थे, 2-3 दिन में आ जाएंगे। पर जैसे जैसे 2-3 दिन गुजरते हैं प्रेशर और बढ़ते जाता है और 12 दिन अब बचे थे गॉड रियल्म को खुलने में। इधर सेलेस्टियल क्लैन भी उस साइड से आ चुका था। अब इसमें जो था ना, जीओडी आते हैं, वूफैंग आते हैं, डावी आते हैं, बट जेमिनी नहीं आते, उन्हें कुछ चाहिए नहीं था मानो, और मैडमैन भी नहीं आता है। और सीओडी वगैरह फील करते यार ये जो दहाड़े आ रही है, प्रेशर निकल रहा है पिछले बार से काफी अलग है, जैसा कि जुआन लुओ वगैरह को भी लग रहा था, सेम इनको भी लगता है। और डावी भी वांगलिंग को ग्रीट कर, वूफैंग का भी सेम हाल था। जीओडी थोड़ा हेजिटेट करते हैं बट ग्रीट करते, और क्योंकि वांगलिंग का रिलेशन वूफैंग से अच्छा था तो इनकी अच्छी बात होती है। इधर जीओडी के पीछे में एक ट्रांसफर एरे खुलता, इनके अंडर में जो बंदे थे इंपीरियन ट्रायल वाले वो बाहर आते। वांगलिंग लगभग सभी को जानता था, लेकिन इधर जो समुद्र के आसपास में प्रेशर था और जो क्योटिक माहौल हो रहा था, ऐसा लग रहा था वर्ल्ड कोलैप्स कर जाएगा, स्पेशियल होल्स खुलने लगते, वो और बढ़ जाता है। 6 ग्रैंड इंपीरियंस का चेहरा बदल रहा था, नॉर्मल लोगों के लिए तो छोड़ ही दो, हालांकि ग्रैंड इंपीरियंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वांगलिंग को तो भूल ही जाओ, वो आराम से बैठा हुआ था। बहुत कम चीजें थी जो इसे शॉक कर सकती थी फिलहाल। ग्रैंड इंपीरियंस अब सबके पीछे अपने अपने डिसाइपल्स थे जो उनके अंदर में काम करते थे, इंपीरियन एक्सॉल्ट्स वगैरह, उन पे तो असर आ ही रहा था।
तो ये अपनी ऑरा से उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। मानो वांगलिंग को पता था कि 12 दिन ये लोग झेल नहीं पाएंगे। अब समय निकलते जाता है, प्रेशर बढ़ते जाता है, 9 दिन बचे थे खुलने में। अब ग्रैंड इंपीरियंस का फुल पावर भी इसे रजिस्ट करने में सही नहीं था, मतलब इतने लोग थे फिर भी। वुफेंग बोलते भी यार ये मुश्किल हो रहा है, हमारे इतने लोग एंटर नहीं कर सकते। जीओडी पे डिवाइन सेंस मैसेज भेजते हैं, जो गोल्डन एक्सॉल्ट से नीचे है वो निकल जाए। एंशिएंट क्लैन साइड में भी इधर बोला जाता है, सोंग टियान घोषित करते हैं कि जिन्होंने भी 3 ट्रायल्स 7 कैलेमिटी शायद पास नहीं किए उन्हें चले जाना चाहिए। और थोड़ी समय बस दोनों साइड में 100 के आसपास लोग बसते हैं। ग्रैंड इंपीरियंस जो सबको प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो ज्यादा प्रेशर लग रहा था, वो अब पहले से कम हो जाता है। लेकिन वांगलिंग कुछ नहीं करता है। इधर 3 दिन और निकल जाते हैं, प्रेशर और बढ़ चुका था। ग्रैंड इंपीरियंस काफी चिंतित हो रहे थे। जुआन लुओ फाइनली बोलते हैं वांगलिंग, क्योंकि यार सोंग टियान को भी लग रहा था कि वांगलिंग मदद करेगा ही, और जी एम्परर को भी, जी ग्रैंड इंपीरियन को भी। और ये कंफ्यूज थे कि गुडाओ अभी तक क्यों नहीं आए। वांगलिंग खड़ा होता है और देखता है कि जुआन लुओ फुल स्ट्रेंथ यूज कर, और ये बताता है कि ये यूजलेस है टीचर, इनमें से कोई एंटर नहीं कर पाएगा, इवन आप लोग भी एंटर नहीं कर पाएंगे। फिर भी ये इन 100 लोगों को प्रोटेक्ट करता है अपनी ऑरा से, मतलब प्रेशर मानो गायब ही हो जाता है और सभी लोग एकदम रिकवर कर जाते हैं। और गुडाओ भी इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि ये सब करके मतलब नहीं है। अब एंशिएंट क्लैन को तो वांगलिंग का प्रोटेक्शन था, तो इन्हें प्रेशर फील ही नहीं होता है। इन सेलेस्टियल क्लैन का बुरा हाल, तो डिफाइनली बोलते हैं गोल्डन एक्सॉल्ट और इंपीरियन एक्सॉल्ट भी, तुम लोग भी यहाँ से जाओ। अब इनके बाद बस 11 लोग बसते हैं सेलेस्टियल क्लैन की तरफ। लेकिन जो प्रेशर था बढ़ते जाता है। अब ग्रैंड इंपीरियंस भी थोड़ा थोड़ा फील करने लगे। 3 दिन और निकल जाते हैं और बस 3 दिन बचे थे। 11 असेंडेंट इंपीरियन जो थे सेलेस्टियल क्लैन की तरफ, उन्हें भी जाना पड़ता है। जीओडी वगैरह अपना स्ट्रेंथ अपने ऊपर यूज कर रहे थे। तब उधर बस 3 ही लोग बचे थे, तीनों ग्रैंड इंपीरियंस। तो प्रेशर उनके लिए कुछ बड़ा चीज नहीं था। जुआन लोगों को समझ में आता कि कितना प्रेशर है, मतलब वांगलिंग क्योंकि पूरा अपना प्रेशर लगा रहा है, तो इन लोगों को कुछ फील नहीं हो रहा था। आखिर 3 दिन बहुत डिफिकल्ट, हालांकि 1 दिन और निकल जाता और प्रेशर 100 गुना बढ़ जाता। एंशिएंट क्लैन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दूसरे साइड देख करके एंशिएंट क्लैन के लोग जुआन लुओ वगैरह को समझ में आ रहा था क्या चल रहा है, कितना प्रेशर है। जब 2 दिन बचते तो गुडाओ आ जाते हैं, अचानक से प्रकट होते, मानो यहाँ पर ये पहले से थे। ये बोलते कि जुआन लुओ तुम तीनों रहो और बाकी लोगों को जाने दो, मतलब नहीं है। वांगलिंग देखता है गुडाओ को, पर कुछ बोलता नहीं। फिलहाल ये 100 लोग भी चले जाते, तो वांगलिंग भी अपनी ओरा हटा लेता है। अब टोटल यहाँ पर 8 लोग थे, 3 उधर 3 इधर और 2 अपने गुडाओ और वांगलिंग। अब आखिरी दिन बचा था, धीरे धीरे प्रेशर इतना बढ़ जाता, थोड़ी जैसे लोग भी थोड़ा ब्लड वॉमिट करने लगे। सबसे पहले जाते हैं डाओ भी, फिर थोड़ी देर बाद वूफ है। थोड़ी कोशिश करते हैं बट उन्हें भी जाना पड़ता है, मतलब उनसे 2 घंटे ज्यादा रुकते हैं। तो यहाँ पर 5 लोग थे और गुडाओ फाइनली बाकी तीनों भी ग्रैंड इंपीरियंस जो इनके साइड के थे बोलते तुम लोग भी जाओ, इवन वो लोग चाह कर भी नहीं एंटर कर सकते, ये पूरा खुल जाएगा तो। और जुआन लोग वगैरह फिर चले जाते, जाने लगते। तो वांगलिंग अपने टीचर की तरफ देख उनके करीब जाता और बोलता है कि आपका तो इनकारनेशन होने वाला, अगर मैं आ गया वहां से बाहर गॉड रियल्म से तो आपको प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन अगर नहीं भी आ पाया मान लीजिए, के लिए वांगलिंग इन्हें एक जेड देता है जो इन्हें प्रोटेक्ट करेगा। और जुआन लुओ फिर यहाँ से निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पर 2 लोग बसते हैं। इधर शाम का समय हो गया था और आधा घंटा बचा था गॉड रियल्म को खुलने में। अचानक से एक काफी तेजी से रोटेट करने लगता, तो गेट के आसपास एक रोटेशन सा होने लगता है, मतलब दरवाजा एक तरह से खुल रहा था और सी लेवल भी काफी बढ़ जाता है। और गुडाओ इस दौरान कुछ कहते हैं कि जब पूरा समुद्र का पानी ऐसा सूख जाए मेमोरियल गॉड रियल्म खुल जाएगा। वांगलिंग फिर भी इनसे पूछता है कि आप क्या करने जा रहे हो। मैं तो अपनी वाइफ को जिंदा करने जा रहा हूँ। गुडाओ बोलते मुझे एक चीज का जवाब चाहिए कि देखो यार मैंने एंशिएंट एंसेस्टर की मेमोरीज तो हासिल कर, लेकिन एक सवाल है जिसका मुझे जवाब चाहिए, इसका मैं लंबे समय से वेट कर रहा हूँ। ये बोलते अगर मुझे उसका जवाब मिल गया तो मैं यहाँ से यानी एंशिएंट क्लैन से कहीं भी जा सकता हूँ। काफी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग था गुडाओ का। बोलते देखो तुम्हारे पास सेलेस्टियल एंसेस्टर का हेड है, तुम्हें पता होगा कि वो एकदम सुकून से मरे, कोई पेन नहीं था। एंशिएंट एंसेस्टर भी मर चुके, लेकिन क्योंकि मेरे पास उनकी मेमोरी है तो मैं उनके डेथ को फील कर सकता। थोड़े से वो हेजिटेट कर रहे थे मरने के पहले और अविश्वासी हो गए थे, मतलब उन्हें विश्वास नहीं करते ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी मृत्यु को उन्होंने प्यार से गले लगाया था। ऐसा ढूंढ रहे थे वो दोनों सत्य का जवाब, जो उन्हें फिर मृत्यु तक ले गया। तो फिलहाल स्पेस खुल जाता है गॉड रियल्म का और गुडाओ एंटर कर जाते हैं। जब ये स्पेस खुलता है तो समुद्र के आसपास 9 कलर की लाइट चमकती है, लेकिन जब खुलता है तो ऐसा कुछ सेकंड के लिए पूरा जो गॉड रियल्म था कि ऑरा की वजह से जो इमॉर्टल एस्ट्रल कंटेंट है वो फ्रीज सा हो जाता है। ग्रैंड इंपीरियंस को भी नहीं पता चलता कि कुछ हुआ था, मानो उनके कुछ सेकंड्स या जो भी बोलो जा चुके थे, बट उन्हें पता भी नहीं चलता। गुडाओ बोलते यार इस बार थोड़ा अलग ही है। तो गुडाओ एंटर कर चुके थे और वांगलिंग भी फिर एंटर कर जाता है और धीरे धीरे हर एक चीज जो समुद्र था नॉर्मल हो जाता है। हरकतें हो रही थी, प्रेशर आ रहा था, हर एक चीज पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। इस दौरान हमें लेडीज को दिखाया जाता, ब्लैकस्टोन सिटी, एंशिएंट क्लैन। एक लेडी जो थी वो बेड पर पड़ी हुई थी, बूढ़ी हो चुकी थी, मरने का समय होगा उसका और जवानी में काफी सुंदर हुआ करती थी, देखकर ही लग रहा। दूसरी लेडी इसके साथ बैठी थी जिसके हाथ को पकड़ के थी, बट चेहरे पर उसके भी काफी उदासी था। और जो लेडी बेड पर थी वो बोलती है डोंग में मैं आंटी चांग के पास जा रही हूँ और मेरे जाने के बाद तुम अकेली बचो, तुम और मैं अलग है, मतलब मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ, तुम एक कल्टिवेटर हो। ये भी कल्टिवेटर थी बट ज्यादा कल्टिवेट नहीं कर पाती, तो 500 साल इसका उम्र था। और जो दूसरी लेडी थी डोंग में, वो एंशिएंट ब्लड लाइन वाली, तो काफी पावरफुल। जो मर रही थी वो सोंगजी थी, जिसके अंदर एक बहुत समय पहले वो डाओ एम्परर ने लीमुआन का सोल का फ्रेगमेंट डाल दिया था। हालांकि सोंगजी बोलती मुझे पता है तुम्हारी एक स्टोरी है, मैंने देखा तुम आसमान की तरफ देखकर रोते रहती हो कभी कभी।
फिर खास करके इसे वो याद आता है जब इसने वांगलिंग की स्टोरी सुनाई थी इस लेडी को। ये लेडी ऐसा काफी पेन में थी, बट एक्सप्रेशन तो पकड़ ही लिया था ना सोंगजी ने इसके। फिर इस लेडी को वो भी याद आता है ना सोंगजी को, जब वांगलिंग उसे लेकर ब्लैकस्टोन सिटी वापस लौट रहा था तो उसने ली मुआन कियान में दोनों की स्टोरी सुनाया था, और इस लेडी का नाम था डोंग में, और जो वांगलिंग ने दूसरी लेडी का नाम सुनाया था ली कियान में, तो मे में दोनों में मिलता था। इसे डाउट होता था कहीं ये बंदी वो इसका पुनर्जन्म तो नहीं है, तब इसे यकीन था लगभग समझ लो। तो यार गॉड रियल्म के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बट इवन ग्रैंड इंपीरियंस भी कुछ नहीं जानते थे। वांगलिंग इधर पहुंच चुका, मन लाल था, तारे वरे कुछ थे नहीं, डिवाइन सेंस आप ज्यादा फैला नहीं सकते थे, लेकिन वांगलिंग को ये जगह जो था परिचित भी लगता है और थोड़ा अपरिचित भी लगता है। ज्यादा मैं इसको डीप में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मतलब ब्लैक गैस ये वो चीजें इतना बता देता हूँ। ये जो स्पेस था ना थोड़ा सर्कुलर दिख रहा, ऐसा लग रहा था कि कंपास हो, दिक्सूचक यंत्र होता है, एक पार्ट मिसिंग था। मिसिंग क्या था, कंपास में क्या होता है, एक डायरेक्शन दिखाने के लिए पॉइंटर होता है, वो गायब था। मतलब अगर उससे इसमें ऐड कर दो तो पूरा कंपास पूरा हो जाएगा। मतलब यहाँ की जमीन ही अर्थ जो था वो कंपास था, लेकिन आधा मिसिंग था। वांगलिंग देखो कंपास का सेंटर होता है ना, जैसे सर्कल जहाँ से बनाते हो, वहां पर उसे एक पहाड़ दिखता है, 7 कलर के बर्फ का था। वांगलिंग ने एंशिएंट सी टेंपल में इसी जगह को देखा था जब ये 3 सोल स्प्लिट्स कर रहा था। यहाँ पर इसने एक बंदे को देखा था जिसने एक वुमेन की बॉडी को ऐसा पकड़ के रो रहा था। वुमेन तो देख नहीं पाया था ये, बट देखा था किसी को। लेकिन इस बार यहाँ पर वो बंदा नहीं था, यहाँ पर एक 7 कलर का फिगर दिख, जैसे वांगलिंग जानता था। ऐसे ऑलसीर कहो या 7 कलर सेलेस्टियल सॉवरिन कहो या एंशिएंट डाओ टीचर कहो, सब एक ही थे। और इस पहाड़ के पीछे में एक ब्रिज दिखाई दे रहा था जिसका एक एंड इस कंपास से कनेक्टेड था। जो ब्रिज था ना वो हेवन ट्रैम्पलिंग ब्रिज ही था बेसिकली, और कुछ नहीं। ब्रिज के उस पार 2 लोग दिखाई दे रहे, उनका इल्यूजन जैसा। ऑलसीर वांगलिंग को बोलता है हंस के कि तुम फाइनली आ ही गया। अब वांगलिंग भी ब्रिज को छोड़कर ऑलसीर पर फोकस करता है। ऑलसीर इधर डायलॉग मारता है कि मैं तुम्हें बहुत समय से वेट कर रहा हूँ, लेकिन जब भी तुम यहाँ पर आते हो क्योंकि ये तुम्हारा सपना है, तो स्पेस में डिस्टॉर्शन होता, तुम जाग जाते हो। ऑलसीर ये बोल के हंसता है। यहाँ पर ब्लैक गैस को देखा जा सकता था, और ब्लैक गैस ऑलसीर के पीछे एक बड़ा सा मुंह बनाता, जिसने ब्लैक रोब पहना, वो दिखने में ऑलसीर के जैसा ही था। तो वांगलिंग इसे पहचान लेता है। ये बंदा बोलता है देखो वांगलिंग, अगर तुम हेवन ट्रैम्पलिंग कल्टीवेटर भी हो अपने पिछले जन्म, तो भी मैं तुमसे ऊपर हूँ, सुप्रीम एग्जिस्टेंस हूँ स्पेस का, जिसे बाउंड्री कंपास कहते हैं। और पूरे स्पेस में इमॉर्टल एस्ट्रल कंटेंट में ये वही जगह है जहाँ पर मैं तुम्हें डिवोर कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ फ्यूज हो सकता हूँ। सीधा सीधा ये अपनी पावर बढ़ाना चाहता था, और आज फिर से तुम्हारे यहाँ सपना टूट जाएगा, मतलब वांगलिंग जाग जाएगा, ऐसा मैं तुम्हें मर्ज हो जाऊंगा। वांगलिंग बोलता है पुनर्जन्म, एकदम शांत था ये। अब ये देखकर ऑलसीर कहता है अच्छा तुम्हें याद नहीं आया क्या, चलो अब तुम मरने ही वाले, तो मैं तुम्हें पूरी चीजें बता देता हूँ। इसका वो जो डेमोनिक फेस था ब्लैक गैस वाला, उसे ये फिलहाल रोक देता है और ये बताना शुरू करता है कि देखो इमॉर्टल एस्ट्रल कंटेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये तो तुमने अपने सपने में बनाया। बेसिकली वो वैसे एक स्पेस है, खाली स्पेस, डिफाइंग अर्थ रियल्म का एक पार्ट है, बट इन द सेंस एग्जिस्ट नहीं करता, बस वॉइड है। वांगलिंग बोलता है क्या बात कर रहे हो, वॉइड है। ये सुनकर के बोलता लगता है तुम्हारा दाश क्योंकि आया नहीं, सपने से तुम जागे नहीं हो अच्छे से। और सुनो, ये जो यूनिवर्स है ना, इसमें टोटल 4 मेजर रियल्म्स हैं, और उनमें से एक है डिफाइंग अर्थ रियल्म। हर एक रियल्म का अपना एक ट्रेजर होता है, और इस हमारे डिफाइंग अर्थ रियल्म का जो ट्रेजर है उसे कहते हैं वॉइड कंपास। तो मतलब ये जो गॉड रियल्म है बेसिकली बाउंड्री कंपास है। ऑलसीर ये चीजें बता रहा था और काफी एक्साइटेड था, और ये बताता है कि तुम्हारी बात रही तो तुम पिछले जन्म में स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे थे और तुम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन एक औरत के लिए तुमने बाउंड्री कंपास गार्जियन से लिए, यहाँ के गार्जियन से, ताकि तुम उस लेडी को रिवाइव कर पाओ। और तुमने एक स्पेल बनाया था ड्रीम डाउ, तो उसको तुमने फैला दिया पूरा, ताकि तुम पुनर्जन्म ले सको और उसके थ्रू फिर यहाँ पर वापस आके अपनी वाइफ को जिंदा कर पाओ। और मैं भी तुम्हारे इस आइडिया की वजह से काफी हैरान था। वांगलिंग आंखें बंद करता और फिर दोबारा खोलता कि अच्छा ऐसा है, तो तुम कौन हो? अब ऑलसीर या जो भी बोले से ये बोलता है कि मैं इस बाउंड्री कंपास का गार्जियन हूँ। उस समय तुमने ये मेरे हाथ से लिया था ये कंपास। मेरा एक डिसाइपल भी है जिसका नाम मोजी है। ऑलसीर राइट हैंड फिर आगे बढ़ाता है और जो ब्लैक वर्टेक्स अलग अलग चित्र दिखने लगते, और ये वांगलिंग से बोलता है तुम विश्वास नहीं करोगे ना तो खुद देख लो। उसके अंदर वांगलिंग अपने को देखता है। वांगलिंग ने एक बच्चे को पकड़ा, आसमान की तरफ चिल्ला रहा था। फिर वांगलिंग एक दूसरे वांगलिंग को देखता है, मतलब अपने शायद पिछले जन्म को, इसके हिसाब से। इसमें ये ली मुआन को जिंदा करने को देख रहा था और काफी गुस्से में था, और उसमें ये डायलॉग मार रहा था कि हेवेंस मर भी जाए ना तो भी कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें जिंदा करके रहूंगा। अगर नहीं कर पाए तो मैं खुद जिंदा नहीं रहूंगा, मैं हर बार जन्म लेता रहूंगा। ऐसे बहुत सारे वांगलिंग को दिखती हैं चीजें जिन्हें मानो ये भूल चुका था। और वांगलिंग बोलता है अच्छा तुम मुझे यहाँ तक लाने के लिए ऐसा बोले थे क्या कि मतलब गॉड रियल में तुम ली मुआन को जिंदा कर पाओगे, है ना, जब तुम मुझसे डाउ टीचर के रूप में मिले थे। ये सुनकर ऑलसीर बोलता है सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, कि बाउंड्री कंपास हर चीजों को बदल सकता है। ऑलसीर देखता है लेकिन वांगलिंग एकदम शांत था। डिस्टॉर्शन जो होता है ना, हर बार वांगलिंग यहाँ पर आने के बाद गायब हो जाता, स्पेस में हलचल होती, बिल्कुल भी वैसा नहीं होता है। और वांगलिंग फिर पूछता है कि ये कौन सा ब्रिज है, मतलब पहाड़ी के पीछे जो ब्रिज था ना। तो ऑलसीर बताता है कि देखो बाउंड्री कंपास ही बेसिकली हेवन ट्रैम्पलिंग ब्रिज है। सकते हो हेवन ट्रैम्पलिंग ब्रिज जो है डिफाइंग अर्थ रियल्म का एक तरह से ट्रू बॉडी है, और इसे वही लोग फील कर सकते हैं जो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं। और ऑलसीर को और लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है। वांगलिंग स्माइल करता, कहता तुम डर रहे हो ना, पर ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ, कि नॉर्मली सोया हुआ बंदा जाग जाता है ना जो सपने में होता है। ऑलसीर की जो बड़ी वाली बॉडी थी ब्लैक बॉडी, वो पीछे हटती और फाइनली बोलता है यार तू कुछ तो गड़बड़ है। मतलब नॉर्मली कैसा होता है, देखो अगर आप पास्ट लाइफ को याद भी कर लो
और बाउंड्री कंपास पे चढ़ जाओ, मतलब गॉड रियल में, तो आप ड्रीम डाउ से जाग जाते हो। हर बार ऐसा ही होता था ऑलसिर, क्योंकि हर बार वांगलिंग से मिलता था और वांगलिंग जाग जाता था और गायब हो जाता था। फिर मतलब वांगलिंग ऐसा रिइंकार्नेशन में दोबारा से एंटर कर जाता था, फिर से उसका जन्म होता था वैसा। बट वांगलिंग अब ऑलसिर से कहता है देखो तुम गार्जियन नहीं हो बल्कि तुम मिसिंग वन हो, ऐसे ये कहता है ना। ऑलसिर की जो हार्ट बीट थी एक बार को रुक सी जाती है। और वांगलिंग बोलता है कि देखो मेरे को थोड़ा डाउट भी था, लेकिन जब मैंने सेवन क्लड माउंटेन को देखा तो मैं क्लियर हो गया, क्योंकि एंशिएंट शीट टेंपल में मैंने इसी चीज को फील किया था। मुझे लगा मैं लीमुआन को चिंता नहीं कर पाऊँ। मुझे भी लग रहा था यार कि मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके, मैं हर बार लीमुआन को न करने में विफल हो जाता, लेकिन उसी समय मैंने खुद को ड्रीम डाउन में डाला ताकि मैं अपने सपने को सही कर सकूं। लेकिन पुनर्जन्म कुछ था ही नहीं मेरा, मैं इस चीज को पता कर चुका। और मुझे हेवन डिफाइंग बीट के अंदर एक आवाज सुनने को मिली, मिसिंग वन ऐसा करके आवाज आता था। मुझे समझ में नहीं आता था क्या मिसिंग है। देखो बाईफान एक बार आसमान की तरफ देखते हुए क्रेजी हो गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये केव वर्ल्ड है। स्कैटर्ड स्पिरिट के जैसे वो समझदार नहीं थे, इस चीज को झेल नहीं पाए। चीज से भी मुझे कुछ समझ में आया। जब केव वर्ल्ड में मैं थर्ड स्टेप पर पहुंच रहा था, वाइट गेट प्रकट हुआ था, तो उसके पीछे से आवाज आया था कुछ तो मिसिंग है। वो आइडिया भी मेरे दिमाग में था। फिर मुझे जी क्योंग का सर मिला और उसके अंदर एक डिवाइन सेंस था। तो जब मैंने फील किया तो मैं समझ गया, तो उस पर कुछ लिखा हुआ था किलिंग इंटेंट के साथ। तो मुझे हर चीज का जवाब मिल चुका था। हेवन डिफाइंग बीट में कुछ तो मिसिंग था ना, वो तुम हो। गार्जियन ओरिजिन नहीं हो बल्कि बाउंड्री कंपास के ही ट्रेजर स्पिरिट हो। ऑलसिर हैरान था। वांगलिंग बोलता देखो मुझे नहीं पता था कि मैं लीमुआन को कैसे रिसरेक्ट कर पाऊंगा। पहले जब मैं तुमसे मिला एंशिएंट डाओ क्लैन, मतलब जब तुम डाओ इंपीरियल टीचर के रूप में मिले, तुम्हारे शब्द मुझे याद थे। और उस समय फिर जब मैं एंशिएंट सी टेंपल में, तो मुझे बंदा मिला दहाड़ते हुए, और फिर मैंने उसे इम्प्लीमेंट किया। मैं सपने में हूँ या मैं सच में हूँ, क्या इमॉर्टल एस्ट्रल कंटेंट सच में है या कि नहीं। ये खोपड़ी मिला तो मैं कंफर्म हो गया। ऑलसिर के आसपास जो ब्लैक गैस था वो ऐसा गोल गोल घूम रहा था। वांगलिंग की बातें सुन रहा था और डरा हुआ था। वांगलिंग बता देखो मेरा मेथड बहुत सिंपल, मुझे फ्लोइंग टाइम आता, और तुम्हें तो पता ही है जब मेरा स्लॉटर अवतार कंप्लीट हो, मैंने फ्लोइंग टाइम स्पेल से उसे समय में बहुत पीछे भेज दिया ताकि वो मुझे कॉपी कर पाए। और उसने फिर ड्रीम डाओ को यूज किया, एक चीज को डिविनेट किया, कैलकुलेट किया। मेरे लाइफ में जो चेंजेस हो सकते थे उसने किया। मैंने उस अवतार को एक फ्रीडम दे दिया था। तो मुझे समझ में आया मेरे जो भी पुनर्जन्म हुए हैं ना वो मेरे स्लॉटर अवतार के हैं। मैं लगता है कि इमॉर्टल एस्ट्रल कंटेंट इल्यूजन है, नहीं रियल है। मैंने कभी जन्म नहीं लिया पहले, मेरा मतलब पहला ही जन्म ऐसा समझो। और मैं सुजाकू पे ही पैदा हुआ और अभी इस लेवल पे पहुंचा हूं। तुम लोगों को इसलिए लगता है कि सपना है, स्लॉटर अवतार ने बहुत सारी चीजें पास्ट में जाकर बदल दी हैं। मुझे भी नहीं पता उसने क्या क्या किया, अभी कहाँ है वो। लेकिन जब मैंने जी क्योंग का खोपड़ी देखा, उसके डिवाइन सेंस को देखा, उसने मेथड मुझे दे दिया था कि लीमुआन को जगाना कैसे। इस काम के लिए मैंने उसे टाइम में बहुत पीछे भेजा था, और उसने मुझे बताया कि उसने टाइम में पीछे जाकर के बहुत सारी चीजें चेंज की थी। कंपास लिया था, उस कंपास की मदद से ही मैं लीमुआन को जिंदा कर सकता था। और उस कंपास को उसने इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पे रख दिया। कई बार उसने फिर जन्म लिया, पर जब वो आता था मतलब इस जगह पर, तो वो गायब हो जाता था इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर। लेकिन एक बार वो गॉड रियल्म पहुंच गया एक पुनर्जन्म के दौरान। गायब तो वो हुआ, लेकिन गायब होने से पहले उसने इस कंपास को ब्लास्ट कर दिया। कंपास दो टुकड़ों में, ऐसा मतलब टुकड़ों में बढ़ गया। उसके अंदर जो ट्रेजर स्पिरिट था ना वो बाहर आ गया। वो तुम हो। सिर को विश्वास नहीं हो रहा था, डर आ रहा था कि इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो मैंने किया था ताकि मैं तुम्हारी बॉडी के साथ फ्यूज हो पाऊंगा। और इनकारनेशन के बारे में भी वांगलिंग ज्ञान देता है कि सामने है लेकिन समझना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मोजी रेड बटरफ्लाई, वो उसे समझ नहीं पाए थे, लेकिन तुमने मेरे स्लॉटर अवतार को पहचान लिया था जब हम एंशिएंट डाओ कंट्री में मिले थे। सेलेस्टियल एंसेस्टर और एंशिएंट एंसेस्टर भी रिइंकार्नेशन को नहीं समझ पाए। रिइंकार्नेशन बेसिकली सर्कल है और तुम उसे कभी भी समझ सकते हो। मुश्किल है समझना। तुम्हें लग रहा था कि तुम मेरे खिलाफ प्लान कर रहे हो, बल्कि मैं तुम्हारे खिलाफ प्लान कर रहा था। ऑलसिर को विश्वास नहीं हो रहा था कि अरे मैंने तुम्हें कई बार देखा है पुनर्जन्म लेते हुए, यहाँ पर आते थे और गायब हो जाते थे। क्योंकि ऑलसिर को थोड़ी थोड़ी मेमोरीज थी, बस फूड गया था तो उसमें से बाहर निकला था शुरू में। अब इसकी मेमोरीज नहीं थी ना, स्पिरिट था। समय के साथ क्या होता था कि वांगलिंग यहाँ पर आता था, स्लॉटर अवतार, तो ये उसे देखता था। फिर इसे लगा कि यार अब इंटेलिजेंट तो था ही है ऑलसिर, वांगलिंग को मैं फंसा लूंगा और ये बंदा उस लेवल पे है तो मुझे इसकी बॉडी मिल जाएगी, तो फिर मैं इस डिफाइंग अर्थ रियल्म से अलग हो जाऊंगा और कहीं भी जा सकता हूँ। क्योंकि ये ट्रेजर था तो डिफाइंग रियल्म को छोड़ नहीं सकता था। जब वांगलिंग की बॉडी मिल जाएगी और ट्रैम्पलिंग ब्रिजेस को क्रॉस कर चुका रहेगा तो कहीं भी जा सकता था। और ऑलसिर को ये विश्वास नहीं हो रहा था। ये सब पूरा खेल कर पाया था वांगलिंग बस अपने स्लॉटर अवतार की मदद पर। ऑलसिर भी जिसे समझ नहीं पाया था। ऑलसिर को शुरू में अपने बारे में वैसे भी नहीं पता था। तो ये भी नहीं पता था कि इस बाउंड्री कंपास को बनाया किसने। तो सोचा ये था कि जब वांगलिंग का पावर इसे मिल जाएगा तो ये जाएगा बाहर और इस चीज के बारे में ढूंढ लेगा कि ये कहाँ से आया था। तो इसे भी यही लगता था कि वांगलिंग ने अपने ड्रीम डाओ से इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट को बनाया। यहाँ पर एक ही बंदा रियल है, वो है वांगलिंग। तो वांगलिंग पर कब्जा कर लूंगा तो यहाँ से जा सकता हूँ और फिर बाउंड्री कंपास इसका बड़ा ट्रेजर बन जाएगा। और बाउंड्री कंपास को ये यूज करना भी जानता था। ये वांगलिंग पर अटैक करने को देख वांगलिंग तभी बोलता है कि देखो जैसे ही मैंने मास्टर किया रिइंकार्नेशन तो मैं हेवन ट्रैम्पलिंग लेवल पर पहुंच चुका हूँ। ब्लैक फॉग को इजीली क्रश कर देता है। इधर ये चिल्लाते रहता है ऑलसिर की नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। ये आगे बढ़ता और वांगलिंग इसके खोपड़ी को पकड़ लेता और एक स्टार मार्क चमक रहा था इसके खोपड़ी पर, थर्ड आई पर कुछ क्रेन के जैसा दिख रहा था और वांगलिंग इससे भी मसल देता है। ऑलसिर का डिवाइन सेंस को लैप्स कर जाता है बट मरते मरते एक जगह का नाम लेता है, मॉर्निंग डाओ रियल्म, मेरा घर है।
जब वांगलिंग क्रश करता तो ग्रे गैस ऐसा फैलती है, ब्लैक गैस, ग्रे गैस। इसके अंदर ऑलसीर की ऑरा नहीं थी, तो ग्रे गैस को इग्नोर भी कर देता। वांगलिंग ब्लैक गैस को टच करता, एक बॉल ऑफ गैस में बदल जाता। इसमें बस ब्लैक कलर नहीं था, उसमें 9 कलर थे। इससे बोलते हैं वन रियल्म इसेंस। वांगलिंग इसे देखकर एक्साइटेड था क्योंकि इससे किसी को भी जिंदा किया जा सकता है। ली मुआन के कॉफिन को यह टच करता है, खोलता है और ये ऑरा जो था उसके अंदर मतलब भेज देता है। ये काफी खुश था कि वानेर में सक्सेसफुल हो गया। काफी टेंशन में था क्योंकि लीमुआन जाग नहीं रही थी, बालों को सहला रहा था, आंखों में इसके आंसू थे। पुराने दिन इसे पूरे याद आते हैं। इसे वो पुराने दिन याद आते कि कैसे ड्रैगन फॉर्मेशन बनाकर लीमुआन इसे उस समय प्रोटेक्ट कर रही थी। वांगलिंग अपने कर्मा एसेंसेस हर एक चीज को यूज कर रहा था साथ में, ताकि लीमुआन को जगा सके। और ये गुस्से में था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, वांगपिंग को भी जिंदा करना और आपकी मदद से उसे भी जगा सकता था। वांगलिंग बोल रहा था कि वानेर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। इसके आंखों में बहुत सारे आंसू थे, मतलब पुरानी चीजें, कैसे लीमुआन बूढ़ी होकर मरी थी, वो चीजें याद आती। दोनों समय में पीछे चला जाते ताकि लीमुआन को जिंदा कर पाए। वे चिल्ला रहा था ऐसा कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी आवाज आती कि रो मत। मानो एक हाथ इसके गाल को टच करता है। लीमुआन जाग चुकी थी, उसकी आंखों में वही जेंटलनेस था और वो समझती थी कि वांगलिंग ने इसके लिए क्या किया होगा, किस लेवल तक गया होगा, तब जा करके ये जिंदा हुई थी। तो फिलहाल 7 कलर माउंटेन पर वांगलिंग और लीमुआन थे। इस दिन का इसने लंबे समय तक वेट किया था। और वांगलिंग बोलता, मतलब लीमुआन पूछती है तो वांगलिंग बोलता बहुत लंबी स्टोरी है, कहीं दूर चलेंगे फिर मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा। और मेरा बेटा भी है पिंगेर, उसकी वाइफ भी है, मतलब तुम्हारा भी बेटा है किंग ही, तुम्हें दोनों भी पसंद आएंगे। और ये बोलता है वांगलिंग कि अब देखो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और हेवेंस को हम ट्रैम्पल करेंगे। शायद आखिरी 2 ब्रिजेस को पार करने थे, 7 किया था या 8 जो भी। तो वांगलिंग बचे हुए ब्रिज की तरफ बढ़ता है, इल्यूजन के जैसा दिख रहा था। और लीमुआन वांगलिंग का हाथ पकड़ के थी, मानो अब साथ में ही रहना यार, ऐसा कैसे छोड़ सकती हो। और वांगलिंग जैसे आगे बढ़ रहा था, हाथ को लहरा 3 लाइट इसकी तरफ पड़ता। पहला था आधा कंपास का टुकड़ा जो कि कंपास को पूरा करने लगा। दूसरा था वो पॉइंटर जो कि वांगलिंग ने लेकर आया था, शायद वो वर्मिलियन बर्ड या कहीं तो था, जो भी है, मतलब आपको पता ही है। तीसरा था व्हाइट बीड जो हेवन डिफाइंग बीड है। और तीनों मिला करके बाउंड्री कंपास कंप्लीट हो जाता है। और धीरे धीरे यहाँ पर जो भी चीजें थी 7 कलर माउंटेन, एक चीज गायब होने लगती है, बस ब्रिज बसता है। वांगलिंग के हाथ में एक छोटा सा कंपास आ जाता है, वो और छोटा होते जाता है और धीरे धीरे हेवन डिफाइंग बीड बस बसता है, मतलब बाकी चीजें उसमें मर्ज हो जाती है, ऐसा समझो। एक तरह से हेवन डिफाइंग बीड पूरा हो चुका था। वांगलिंग पलट के देखता तो उसे कोई और नहीं बस गुडाओ दिखाई देते, जो कि बहुत चक्के होकर देख रहे थे। और देखते कि इस स्पेस में बस अब एक ही ब्रिज है जिस पर 2 लोग खड़े थे और इनको उनका जवाब मिल चुका था। बोलते हैं कि यही जवाब है, यही आंसर है। वांगलिंग में स्माइल करता और गुडाओ को यहाँ से स्पेस से, मतलब इमोर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में बाहर भेज देता है। अब उन्हें भी समझ में आ चुका था कि इमोर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट कोई इल्यूजन नहीं है, रियल है, जिसे इवन सेलेस्टियल और एंशिएंट एंसेस्टर नहीं समझ पाए थे। अब तुम समझ सकते हो कि शायद उन लोगों ने भी फिर स्लॉटर वांगलिंग को देखा होगा, शायद वो ड्रीम डाओ बनाया और इसमें ये लोग प्रकट हुए हैं, जो भी समझो। मेरी समझ तो यही कहती है। तो वांगलिंग यहाँ से टेलीपोर्ट होके ये जो ब्रिज था उसे पार करता और एक गार्डन में पहुंचता है जहां पर इसे बंदा दिखाई देता है जो थोड़ा ओल्ड था। और वांगलिंग इसे पहचान लेता है, ये था लिंग टियानो। और वो बोलता है कि मैं हूं भी और नहीं भी। और यहाँ पर एक चेस बोर्ड था, समझ लो कुछ वैसा, जहाँ पर एक ओल्ड मैन बैठे हुए थे ग्रे रोब्ड। वो वांगलिंग को देखकर स्माइल करते और बोलते ये पक्का मैडम वांग होंगी ना। इंडीड, मतलब आपके लिए सही में हेवेंस के द्वारा बनाई हुई मैच है। लीमुआन शांति कुछ नहीं बोलती। वांगलिंग ग्रे रोड मैन को देखकर स्माइल करता है। फिलहाल सामने में जो चेस बोर्ड था वहां बैठ जाता है। एक तरफ की ब्लैक पीसेस थी जैसा चेस में होती है, दूसरी तरफ व्हाइट पीसेस थी। और ये बोलते हैं ग्रे रोड मैन कि तुम्हारा अवतार आधा गेम खेल के छोड़ के चला गया, मैं पता नहीं कितने सालों से वेट कर रहा हूँ, अब तुम आ चुके हो तो गेम को पूरा करते हैं। वांगलिंग पूछता है आप गार्जियन हो? ग्रे रोड मैन स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ मैं भी हूँ और तुम भी हो। और फिर ये बताते कि जो ऑलसीर था ना वो ट्रेजर स्पिरिट था, मैंने उस पर थोड़ा सा डिवाइन सेंस छोड़ा था, उसी को तुम ग्रे रोब्ड ऑलसीर समझते थे। ग्रे रोब्ड मैन जो थे एकदम ऑलसीर के जैसे ही दिखाई देते थे, लेकिन ये जो फीलिंग देते थे वो अलग था। मतलब इन्हें आप ग्रे रोब्ड ऑलसीर कह सकते हो, लेकिन ये गार्जियन है और वो ऑलसीर अलग था, ऐसा समझो। फिर ये बताते हैं कि देखो 7 कलर रियल्म तो तुम्हारे अवतार नहीं बनाया था, इसे बाद में ट्रेजर स्पिरिट ने पा लिया, मतलब ऑलसीर ने पा लिया और उसे यूज किया। मैं भी बहुत क्यूरियस था, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि रिइंकार्नेशन तो तुम्हारे लिए बहुत सिंपल है। तो और तुमने देखा होगा हेवन डिफाइंग बीड्स वहां पर बहुत सारे पड़े थे, उसके जैसे कॉपीज 7 कलर रियल्म में, वो तुमने ही तो बनाए थे। तुमने मतलब तुम्हारे स्लॉटर अवतार ने, और इसलिए बनाए थे कि मिसिंग वन क्या है उसको ढूंढते ढूंढते। और जो डाओ स्क्रिप्चर्स पढ़े हुए हैं ना वो तो तुम्हारे लाइफ एक्सपीरियंस है। ये ट्रू डाओ के पाथ पर चलो, वो तुम्हारे स्लॉटर ने लिखा था ताकि तुम इसे पढ़ के समझ पाओ। मतलब ट्रू मतलब अपनी रिइंकार्नेशन को समझो। ग्रे रोब्ड बहुत ही मतलब अलग नजर से वांगलिंग को देख रहे थे, एक रेस्पेक्ट की नजर से। और ये बोलते मेरा कोई नाम नहीं है, इतना कह सकते हो कि जो डिफाइंग अर्थ रियल्म में है वहां का मैं पहला हेवन ट्रैम्पलिंग कल्टीवेटर हूँ, इस लेवल पे पहुंचा हूँ और तुम दूसरे हो। मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। हाँ तुम्हारा वो अवतार भी है। और ये स्माइल करते हैं। वांगलिंग अभी भी लीमुआन के हाथ को पकड़ के था, इनसे पूछता कि बाउंड्री कंपास क्या आपने बनाया और उसके अंदर ट्रेजर को किसने सील किया, ट्रेजर स्पिरिट को। अब ये बताते हैं कि देखो यार डिफाइंग अर्थ रियल में 4th स्टेप हेवन ट्रैम्पलिंग जिसे कहते हैं वो लिमिट है, लेकिन इस संसार में उसके भी ऊपर में कुछ लोग हैं जिसे 5th स्टेप और 6th स्टेप कहा जाता है। जो बोर्ड है जिस पर मैं खेल रहा हूँ ये पहले से था जब मैं आया, तो अब तुम्हारी बारी है। वांगलिंग व्हाइट बीट था ना, उसे आगे बढ़ाता, जैसे व्हाइट पेस को टच करता है बोर्ड में चेंजेस होने लगते।
ब्लैक और व्हाइट जो ये पीसेस थे वो अपने आप घूमने लगते, गायब हो जाते। बस दो ही बचते, एक ब्लैक और एक व्हाइट। व्हाइट पीस जो था वांगलिंग के साइड में था और ब्लैक पीस वो ग्रे रोड की तरफ था। वांगलिंग उनसे कहता आप समझे। ग्रे रोड थोड़ी देर सोचते हैं और बोलते हैं हाँ। वांगलिंग खड़ा होता है और ली मुआन के साथ ना बोर्ड की तरफ देखे गायब हो जाता है। और जैसे ही गायब होता है ना, वो जो व्हाइट पीस था वो भी गायब हो जाता है, मानो वांगलिंग को फॉलो करता। इधर इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर गुडाओ के अलावा कोई नहीं जानता था कि गॉडरेल में क्या हुआ था। वांगलिंग एंसेंट क्लैन में बैठा था, ली मुआन इसके बगल में थी। कई दिनों तक ये वेट करता है, मानो किसी चीज का वेट कर रहा था। अब ली मुआन को जानना था बट वो पूछती नहीं है, बहुत सारी चीजें जाननी थी। 3 दिन निकल जाते हैं और शाम के समय एक बंदा काले ड्रेस में प्रकट होता है जिसके काले बाल थे। जैसे ही प्रकट होता है मानो स्लॉटर और डिस्ट्रक्शन चारों तरफ फैलने लगा था और डिटो वांगलिंग के जैसा दिखता। तुरंत यहाँ पर आने के बाद ली मुआन को देखते एक अलग प्यार की नजर से। वांगलिंग कहता है तुम्हें वैसा आने की कोई जरूरत नहीं थी। ब्लैक रोड अचानक से ब्लैक गैस में बदलता है, मानो अपनी मेमोरीज जो भी थी उन्हें गायब कर देता है और वांगलिंग में मर्ज हो जाता है, मतलब अपनी याददाश्त को मिटा देता है। और वांगलिंग समझता था उसने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि वांगलिंग के लिए कितना समय है भाई, 3000 साल इसने शायद बिताया ना। लेकिन स्लॉटर सोचो टाइम में पीछे गया था और कई बार जन्म लिया था और कितने जन्म के उसने कष्ट झेले थे बस इस चीज को पूरा करने के लिए, मिशन को। मुआन पूछती तुम किस तरफ देख रहे हो। वांगलिंग पूछता तुमने उसे देखा, बट ली मुआन को कोई दिखाई नहीं देता। वांगलिंग चलता अब नॉर्मल लाइफ जिएंगे। ली मुआन पूछते क्यों, आपको कल्टीवेट नहीं करना है। बदले में वांगलिंग का जवाब था यार कल्टीवेशन तो दिल में है, जब तुम वास्तविकता को जान लेती हो तो हर एक चीज सेम ही तो है। वांगलिंग स्माइल करता है। ली मुआन से वो भी पूछती है कि तुम वो जो गेम खत्म हो गया तो तुमने बोला कि आप समझे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब दोनों गायब हो जाते हैं। इधर हमें ब्लैकस्टोन सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर डोंग में थी, दो लोगों को जाते हुए देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे और ये बोल रही थी यार हर एक चीज भूल जाओ। पिछले जन्म में उस मछली ने भी उस पक्षी को ऐसा जाते हुए देखा था और इस जन्म में भी शायद वही है। तभी पीछे से आवाज आता है कि पिछले जन्म में मछली और पक्षी थे हम, बट इस जन्म में तो नहीं है ना। और जब ये लेडी मतलब डोंग में पलटती है, एक बंदा इसकी तरफ स्माइल कर रहा था। देखो ये वांगलिंग ही था और इसका एक अवतार होगा कोई, और स्टोरी यहीं समाप्त हो जाती है।